चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और बीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। गाबा सर और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य जुड़ेंगे अपनी फ्रेश कॉल्स के साथ, श्रीकांत चौहान भी जुड़ेंगे और बिग मार्केट वॉइसेस में हम बात करेंगे देवेंद्र चोकसी से। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स को भी जोड़ने की कोशिश होगी शो में। लेकिन पहले एक बार ज़रा मार्केट का हाल देख लेते हैं और मार्केट का हाल आज बेहाल है मिड कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स देखिए 850 पॉइंट नीचे अब इस समय और करीब करीब 0.25% की डिक्लाइन इस समय मिड कैप इंडेक्स में आ चुकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। स्मॉल कैप इंडेक्स अब करीब करीब 2.5% नीचे। और स्मॉल कैप का एक महीने का चार्ट देखिए आप, एक्चुअली 6% के करीब स्मॉल कैप गिर चुका है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की खैर क्या बात करें, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है MGL करीब करीब 13.5% नीचे। L&T फाइनेंस देखिए, NBFCs में हमने बात की थी सेलिंग प्रेशर की, L&T फाइनेंस अब करीब करीब 8% नीचे। IGL, मन्नपुरम, संवर्धन मदरसन, संवर्धन 5.5% नीचे। अब आदित्य बिरला कैपिटल, नैल्को, BHEL, इंडस टावर, सभी में बहुत बड़ी गिरावट। सिर्फ मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी और 3 लार्ज प्राइवेट बैंक्स, कोटक, ICICI बैंक और HDFC बैंक का। अदरवाइज मार्केट में आज थोड़ी सी दिक्कत। वीरू जी, तो यह मार्केट की अपनी छोटी सी समरी सुनी अभी, और अब एक काम करते हैं, कॉल्स ले लेते हैं। और प्रकाश गाबा सर, प्रशांत सावंत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना जी और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, आपका व्यू मार्केट्स पे इस वक्त, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज, और मिड कैप स्मॉल कैप में आप लोगों ने क्या अप्रोच ली है अपने क्लाइंट्स को? क्या अपने प्रॉफिट्स अब आप बुक करा रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में इनफैक्ट हम लोगों ने काफी कॉशियस व्यू रखा हुआ है और काफी सिलेक्टिव लॉन्ग और इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज हम रेकमेंड कर रहे हैं। अदरवाइज काफी सिलेक्टिवली इस मार्केट में अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज अगर आप प्रीवियस मंथ को देखेंगे तो काफी यूनिक था। एशियन मार्केट्स में हमने जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस आते हुए देखा था, इस बार हमने देखा था कि बाकी एशियन मार्केट्स लाइक चाइना, इंडोनेशिया जैसे जो मार्केट्स थे, वहां पे हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी और हमारे मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया था। साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया था, लार्ज कैप स्टॉक्स चले थे। तो इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है और बिकॉज ऑफ द इवेंट विच इज वेरी नियर बाय, आई थिंक मार्केट थोड़ा सा डे रिस्क करेगा। तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप मुझे लगता है कि ब्रॉड मार्केट नहीं चलेगा, काफी सिलेक्टिवली चलेगा। और जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे, जहाँ पे डिसेंट अपसाइड है, वहां पे इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या तो इंडसइंड बैंक, या तो ICICI बैंक। इनफैक्ट जैसे अनुज बोल रहे थे, मुझे वही लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर हम काफी डीपली, अगर फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स अगर उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो प्राइवेट बैंक्स में काफी अच्छी डिसेंट अपसाइड करंट लेवल से दिखाई दे रही है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि काफी मोमेंटम उसी पर्टिकुलर सेक्टर के करीब जा रहा है। मार्केट की अगर ओवरऑल सेटअप की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा, 22,500 और 22,200। जब तक 22,200 के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। 22,200 के करीब इनफैक्ट कॉन्ट्रा व्यू लॉन्ग का लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 22,100। स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आज बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करके चले। यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली एक निगेटिव रिवर्सल का फॉर्मेशन बना है। ये स्टॉक यहाँ से 6,000 6,050 के लेवल्स के करीब जा सकता है। करंट लेवल से इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें 6300 का, 6300 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि नैटको फार्मा, यहाँ पे कुछ लॉन्ग के पोजीशंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक 1000 के करीब स्टेबल हो रहा है। यहाँ से ये स्टॉक वापस से एक बार 1050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 1050 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से नैटको को खरीदें और स्टॉप लॉस रखें एट 975। ओके, नैटको फार्मा, चल ये इस समय एक बाय एक सेल, और सेल है बजाज फाइनेंस पर। इस समय काफ़ी वीक हो चुका है बजाज फाइनेंस। रचना वैद्य को जोड़ लेते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपके रेडार पर कौन से 2 स्टॉक्स? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी रेडार पे भी जो स्टॉक्स रहेंगे वो डाउनसाइड पे रहेंगे। मार्केट भले ही पिछले 2 दिन में गिरी ना हो, लेकिन ब्रॉड लेवल पैरामीटर्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली बैड। तो कल हमने कैनफिन होम में शॉर्ट दिया था, उसने अपने टारगेट्स कर ली है। आज हम दोबारा उसको देंगे सेम कॉल को विथ न्यूअर टारगेट्स। तो कैनफिन होम में अब 773 पे है फ्यूचर्स, और यहाँ से हम फर्दर इसको शॉर्ट करेंगे और इसका वेसल 783 पे लगाएंगे।
और डाउन साइड में इसका पहला टारगेट होगा 760 और उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 750। ओके, तो चलिए ये इस समय रचना जी की ट्रेड्स हो गई। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है, कुछ सेल की ट्रेड्स बन रही है या बाय की कोशिश करेंगे? सेल की होनी चाहिए बिकॉज मार्केट एक इक्का दुक्का छोड़कर बाकी पूरा मार्केट वीक है। कार्नेज लग रहा है, मुझे लग रहा है अंदर से वीक है। बस टाटा स्टील सेल है, यहाँ पर मुझे लगता है गिरावट होनी चाहिए। ट्रेड कर रहा है 148, लोअर लेवल पॉसिबल 140 के आ सकते हैं, स्टॉप होगा 152। तो टाटा स्टील में एक सेल है। दूसरा सेल है टाटा कम्युनिकेशन, ये 2000 के एक राउंड फिगर था, वहीं से एक रेजिस्टेंस मिला है, एग्रेसिव कॉल है, यहाँ पर शॉर्ट कर देना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1943, टारगेट अराउंड करीब 1900 और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। स्टॉप होगा 1975 का टाटा कम्युनिकेशन के। तो दो से ओके, अब एक काम करते हैं, प्रशांत से ट्रेड पिक करते हैं। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरू जी, मैं बहुत बेसिक रणनीति रखना चाहूंगा। स्ट्रेंथ को बाय करूंगा और वीकनेस को सेल। सो इंडस टावर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और एक अच्छी डिप ले रहा है, बिना वॉल्यूम्स के सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 240 और बाय करेंगे, टारगेट होगा 265। और जो शॉर्ट साइड पे ट्रेड होगा वो होगा दीपक नाइट्रेट, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 2202, 2202 आज के हाई के ऊपर। और यहाँ से टारगेट रखेंगे 2050 का, 2050। ओके, ठीक है। तो एक अग्रेसिव कॉल, कॉन्ट्रा कॉल है ये समय इंडस टावर, क्योंकि प्रशांत को लग रहा है कि एक्चुअली गिरावट जो है वो कम वॉल्यूम पर हो रही है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो उसको लेना चाहिए ये इस समय एक इंडस टावर पर बाय कॉल। दूसरा स्टॉक इनका दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर आपको सेल करना है 2202 के स्टॉप लॉस के साथ। 2050 के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं। महानगर गैस अब 13% डाउन हो गया है, 13%। और मन्नापुरम लेकर आइए एक बार जरा। मन्नापुरम 7% नीचे। मन्नापुरम क्यों गिरा है 7% नीचे? अगेन क्या ये NBFC वाला मामला है या कुछ और है? कोई व्यू इस पर रचना जी आपका मन्नापुरम पर? जी, मन्नापुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट जो है काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है 170 के आसपास। अगर वो होल्ड कर गया तो 170 के आसपास एक सेलिंग थम सकती है। ये नहीं कहूंगी कि बाइंग आएगी, लेकिन सेलिंग थमने का 170 के आसपास एक चांस है। अगर 170 भी फॉर एनी रीजन टूट गया, देन वी आर डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स 163। अच्छा अनुज, मैं अगर स्क्रीन पे अभी देखूं एज ऑफ नाउ बैंक्स में फिर भी स्टेबिलिटी है, बट एक तरफ खाली होते हुए आपके मिड कैप्स, खाली होते हुए आपके स्मॉल कैप। अभी सडनली अगर आप लास्ट 5 दिन के बिहेवियर को देखें और जिस प्रकार से 2 दिन RBI के एक्शन आए, NBFCs खाली होती हुई थोड़ा सा कन्विक्शन यहाँ कम होता हुआ, क्या ये एक एडवांटेज बैंक निफ्टी के लिए रहेगा? और आप लुक एट ICICI बैंक एट डे हाई, HDFC बैंक एट डे हाई, जो ऑलरेडी एक बुरे केस से बाहर निकल के आ रहे थे, स्पेशली HDFC बैंक। नहीं, इस समय तो मार्केट ये व्यू ले रहा है वीरो इसकी, लेकिन इसमें पता है दिक्कत क्या है? इसमें बस एक ही दिक्कत है कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ना, तो बियॉन्ड अ पॉइंट बैंक निफ्टी इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है। मीनवाइल बात करते करते बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर हो गया। तो खैर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, तो अगर आपको कहीं मतलब जैसे कहते हैं गलती करनी भी है तो बैंक निफ्टी में ही करिएगा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा एक स्विंग अगर आपको मिल गया, जैसे मैं कह भी रहा था, तो ये जोन जो है 48,000 का, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी अच्छा जोन है। तो एक बार के लिए भले ही चाहें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करके देख लें कि 48,000 के ऊपर टिकने को तैयार है या नहीं है बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए एक लॉपसाइडेड इंडेक्स है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये इसमें कुछ हद तक ये NBFC का जो प्रेशर है वो एक पॉजिटिवली काम कर रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अब NBFC के बजाय बैंकों में रहना शायद ज़्यादा बेटर है। इसके लिए बैंक्स इसके लिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्लियरली। जी, तो बैंक्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग और HDFC बैंक आज अलग ही मूड में है जनाब। और कल के ऑप्शन स्टैट्स इसके रिफ्लेक्ट कर रहे थे। कन्विक्शन आर्थिकल पुटराइटर्स में कल मैं देख रहा था स्टैट्स को, उनमें बड़ा परिवर्तन था। श्रीकांत, अभी बदले स्वरूप में आप निफ्टी बैंक को देख कैसे रहे हैं अगेंस्ट आई थिंक ऑल वीकनेस जो कि मार्केट में परसिस्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट निफ्टी बैंक का ये बिहेवियर? और आप लोग एक दो स्टॉक फ्यूचर्स जहाँ पे काफ़ी कन्विक्शन के साथ लॉन्ग साइड पे बैठे हुए हैं इस वक्त, या फिर इनिशिएट किए हैं फ्रेश लॉन्ग्स?
बिल्कुल वीरेंद्र, तो बैंक निफ्टी के लिए हम स्पेसिफिकली बुलिश है। उसका रीजन यही है कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर बीएफएसआई स्पेस पे हम बुलिश है और इन दैट हम प्राइवेट बैंक्स पे काफी बुलिश थे। अभी भी अगर आप देखें तो इन लेवल से इंडसइंड बैंक के टारगेट्स 1800 के हैं, एचडीएफसी बैंक के टारगेट्स 1700 के करीब के हैं और आईसीआईसीआई बैंक के टारगेट्स कुछ 1250 के करीब के हैं। तो इनमें अभी भी डिसेंट अपसाइड है, नो डाउट्स कि ये सभी टारगेट्स 12 मंथ्स के हैं, लेकिन जैसे मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, उस लिक्विडिटी को अगर इस पर्टिकुलर कंफ्यूजिंग मार्केट में अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को अगर चेस करना है, तो सबसे बढ़िया सेक्टर प्राइवेट बैंक है और एट द सेम टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी भी काफी बढ़िया है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में नो डाउट, जैसे अभी अनुज ने बताया, आपने भी बताया कि 48,000 के करीब काफी अच्छी कॉल राइटिंग खड़ी है, तो ये इस इन लेवल्स के करीब थोड़ा टाइम निकाल सकता है। लेकिन जो इसके वीकली मंथली पैटर्न बने, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस बार अपने प्रीवियस हाई को यानी 48,600 के लेवल्स को क्रॉस करके ही शायद रुकेगा। तो करंट लेवल्स पे कोई भी करेक्शन अगर आता है, मुझे लगता है शायद 47,700 के करीब अभी सपोर्ट शिफ्ट हो जाएँगे। तो उन लेवल्स के करीब हम लॉन्ग की पोज़ीशंस बना सकते हैं। टारगेट्स 48,600 के नज़र आते हैं। और यस, स्पेसिफिकली अगर कोई स्टॉक पे ध्यान देना है, तो इंडसइंड बैंक के साथ-साथ हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देवेन चोकसी को जोड़ लेते हैं। डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवेन जी। देवेन जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक्शन लेने शुरू किए हैं एनबीएफसीज पर, इससे आपको कोई मार्केट स्पेसिफिक रिस्क लग रहा है या ये सिर्फ जो 2-3 एनबीएफसीज की बात हुई है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है ये? So, no, as of now, I don't think that I think we should generalize कि I think हर NBFC को एक ही तरीके से देखा जाए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है, वो इरेगुलरिटीज को आई थिंक कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई के एक्शन दोनों एनबीएफसी के ऊपर जो आया है, वो शायद आई थिंक लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज लार्जली इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग द सिस्टम अप। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर कोई ज़्यादा दूसरे बैंक को या दूसरी एनबीएफसी को कोई असर होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल जैसे बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी है, जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को कंप्लायंट रखे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट के साथ में, और उनके गवर्नेंस भी काफ़ी हद तक बेटर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इन दिस पीरियड probably some of the stronger NBFCs will get relatively better preference. ऐसा समझ के चलते हैं कि आई थिंक गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट विल गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ये जो कपल ऑफ एनबीएफसीज को आई थिंक थोड़ा यहाँ पे रुकावट आई है, उसमें आई थिंक स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज के लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। दे वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू देम बिकॉज ऑफ देयर सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी as far as I think their business operation is concerned. ओके, अच्छा दूसरी तरफ बैंकों में काफ़ी शानदार मोमेंटम बना है ऑफ लेट देवेन जी। बैंकों में लार्ज प्राइवेट बैंक्स में क्या ये अपॉर्चुनिटी है अब इस समय फ्रेश बाइंग करने की? मैं अनुज जैसा समझ के चलता हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर करीबन सालाना 20 या 25% के बीच के रिटर्न हम लोग पकड़ के चलते हैं। So in such situation when the market gives opportunity at low levels, that's the best time. Now today, I think some of the stronger private sector banks are available at a valuations which is quite compelling. At the same time, I think जिसके valuation थोड़े decent है, वहाँ पे भी I think opportunity compelling है, क्योंकि एक तरफ देखें तो liability side I think has remained stronger for these banks, particularly the CASA ratio, except HDFC Bank particularly because of the reasons. But rest of the banks के अंदर CASA ratio is also remaining strong. At the same time, I think the lending book is systematically and constantly growing for them in the vicinity of around 18 to 20%. So मेरा ऐसा मानना है कि I think ये बैंक के लिए अच्छा समय जा रहा है. I would probably buy when the market is neglecting them at a corrected valuations. I think that would be a best opportunity to buy into. And all 3 or 4 corporate sector, private sector banks which are available, they are relatively available at an opportunity of around 15 to 20 or 25% upside 1 year forward. आज देवेन जी इस कार्यक्रम में हैं और अनुज आज बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव्स की पिक्चर कुछ अलग ही है। टॉप गेनर इन डेरिवेटिव्स आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड टॉप गेनर कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड एक्सिस बैंक। आई मीन ये दिन कंप्लीटली बैंक निफ्टी को बिलोंग करता है एंड इट्स 48,059,
50, दैट मीन्स अब निफ्टी बैंक सडनली जिस दिन कार्नेज हो रहा है निफ्टी मिड कैप में स्मॉल कैप में अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 500 दूर है। शानदार मूव। देवेंद्र जी, पिछले 10 एक दिन में जो चीज़ें नेगेटिव हुई हैं या फिर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ने इम्पैक्ट डाला है उसमें बहुत सारे थे। चाहे वो NBFCs हो, एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी हो, कल आज JM का जिक्र हो गया, एक और स्पेस जिसने इस स्पेस ने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी, ये थे हॉस्पिटल सेगमेंट। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जिस तरीके से आई थिंक डैमेज हुआ है पिछले 4-5 सेशन में, प्राइस डैमेज, आप लोग इस स्पेस में कमिटेड थे क्या और आप लोगों ने फ्रेश व्यू क्या लिया है बदले हुए माहौल में? सो वीरेंद्र, आई थिंक हमें हमेशा एक चीज का एहसास था कि हॉस्पिटल स्पेस के अंदर वैल्यूएशन काफी हद तक स्ट्रेच हुआ है, इन द सेंस दैट आई थिंक दे हैव बीन रिजनेबली कोटिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन। इवन दो हम मान के चलते हैं कि नए हॉस्पिटल बेड्स जाने की सबके पास एक प्रोग्राम है, सब लिस्टेड कंपनी के पास एक रोड मैप हेड है, but at the same time I think they are all starting at an adequately high valuation, particularly I think if you are looking at next 2 years. So हमारा व्यू वहाँ पे बना है कि अभी भी वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हुआ है इतने होने चाहिए। मे बी आई थिंक लास्ट 2-5 दिन के अंदर जो थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग हुआ है, बट आई वुड स्टिल फील दैट आई थिंक द वैल्यूएशंस आर नॉट करेक्टेड। In my understanding, I think this business is capital intensive business, and whenever the valuation gets corrected, then you create the headroom 20 से 25% कमाने के लिए। अदरवाइज आई थिंक स्टेज वैल्यूएशन के ऊपर आप देखते तो मोमेंटम का ध्यान देना पड़ता है। अगर मोमेंटम मार्केट में ब्रेक हुआ तो ये आपने को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर आई थिंक कमाने नहीं देगी। That is why I believe that I think when the market gives a fall, probably at that time, hospital stocks will be the best one to buy in the portfolio. हॉस्पिटल स्टॉक्स। हर अच्छा, इसी स्पेस पे रहते हैं, आई मीन निफ्टी फार्मा और हेल्थ केयर पे। देवेंद्र जी, अब सबसे बड़ी बात यही होने लगी है कि जो शॉर्टफॉल यूएस में मेडिसिन का है वो भारतीय कंपनियों के लिए यूएस जेनरिक बाजार में अच्छी प्रेजेंस रखने वाली कंपनियों का बाजार है ये। आपका सर फार्मा पे आउटलुक अब इस वक्त, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर बता पाएँ तो 3-4 स्टॉक्स जो कि आप बहुत कंफर्टेबल है जहाँ पे लॉन्ग स्केल प्रोस्पेक्टिव से, या फिर जहाँ पे आपको उम्मीद है अच्छा पैसा बनेगा फार्मा में? So we have been continuously, I think, remaining positive on something like Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy's, even to an extent DV's. I think though DV's has not as performed as much, but I think the other 3 companies जिसकी मैंने बात की वहाँ पे already I think we have seen the performance to a greater extent. Maybe I think market has rewarded these stocks, I think because they are already re-rated now. शायद I think upside comparatively कम रहेगा compared to what it was available in the last few quarters. So to that extent, I think one can possibly say that I think the upside immediately in the shorter term will be less. But look at the business model of these companies. I think they are into the specialty generics business. वहाँ पे उनको comparatively the product के premium valuations उनको ज़्यादा मिलते हैं, and to a greater extent, I think that is suggesting that they are getting better margins also. सो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो फ्रंटलाइन 3 या 4 कंपनी है जिनके अंदर हमें ज़्यादा विश्वास है कि दिस कंपनीज आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू मीट द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द generic environment of USA, FDA and all. And at the same time, I think having the premium product in the portfolios, continuously bringing additional specialty generic products is giving them comparative edge over the peers in the market. So we remain, हम ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहते हैं इन 3 या 4 कंपनी के ऊपर। बट एज आई सेड, थोड़े दाम बड़े हैं स्टॉक के, तो शायद इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी कम दिख रही है। मे बी मार्केट में करेक्शन आता है तभी लेते हैं, तो आई थिंक अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में बेटर मिलेगी। मीनवाइल बैंक निफ्टी अब 650 पॉइंट ऊपर 48,150, क्या ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में है आज बैंक निफ्टी? पॉसिबल है, आज एक्सपायरी भी है और ट्रेंड है आज अभी तक। एक आखिरी सवाल देवेंद्र जी, लार्ज कैप आईटी में कल एक नेगेटिव रिपोर्ट आई, आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, हम डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन आपका क्या व्यू है अब लार्ज कैप आईटी पर? सो फंडामेंटली अनुज, हम काफी हद तक ये स्पेस के ऊपर बुलिश है। हमें एक चीज का एहसास है कि यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग और अभी एआई एजीआई के ऊपर जो फोकस बना है, तो सम ऑफ दिस कंपनीज आर विनिंग सम ऑफ द लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स और दे विल कंटिन्यू टू विन the larger contracts going forward in next quarters also. So visibility of execution काफी हद तक ये कंपनी के अंदर अगले क्वार्टर्स के अंदर ज्यादा देखने मिलेगी। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि टू ए सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक इसके अंदर प्राइस करेक्शन आना जरूरी बनता है, बिकॉज
these companies are comparatively, I think, price to perfection के रूप में चलती रहती है जनरली। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो अगले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर बिफोर फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक व्हेन द स्टॉक्स आर अवेलेबल एट कंपैरेटिव वैल्यूएशन एडवांटेज, उसका ये एडवांटेज आज की तारीख में दाम बढ़े तो नहीं है। ये भी थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शन आता है लाइक्स ऑफ टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर, then probably headroom will get created for 15-20% kind of an up move. But as of now, I believe that I think they would probably give some kind of a correction on the downside. And that is where probably we will have to look at the opportunity at that point of time. ओके चलिए फिर देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस रिपोर्ट की जो मैं बात कर रहा था, कल सीएलएसए ने आईटी सेक्टर पर एक नेगेटिव व्यू डाला था, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का व्यू पॉजिटिव है। सुमित से जान लेते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो ये दो तरह की व्यूज़, तो पहले मैं लेटेस्ट से लास्ट की तरफ जाता हूँ। पहले आज की रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है आईटी को लेकर, जहां पर उन्होंने एक ओवरवेट रेटिंग रखी है इन्फोसिस में और टारगेट्स को बढ़ाया है। करीब करीब 1820 के टारगेट्स किए हैं। ये 1700 से बढ़ा के उन्होंने टारगेट्स को 1820 किए हैं। लाइकवाइज टीसीएस में भी उन्होंने एक ओवरवेट रेटिंग रखी है करीब 4600 रुपये के टारगेट्स के लिए, जो कि 4240 से बढ़ाकर उन्होंने अपने टारगेट्स को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। हालांकि विप्रो में उन्होंने रेटिंग तो अंडरवेट रखी है, लेकिन टारगेट्स को बढ़ाया है 460 से बढ़ा के 475 के आसपास के टारगेट्स रखे हैं। और एचसीएल टेक में भी करीब करीब 1750 के टारगेट्स के लिए उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग रखी है। 1600 से बढ़ा के यहाँ पे टारगेट्स को रिवाइज किया गया। उनका मानना है कि जो नियर टर्म प्रेशर है वो शायद रहे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स के अंदर थोड़ा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा और मार्जिन भी स्टेबल हो रहे हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने अलग अलग कंपनी की तरफ से टारगेट्स को रिवाइज किया है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट थी कल सीएलएसए की तरफ से आईटी पर, जहां पर उन्होंने डाउनग्रेड किया था टीसीएस को और एचसीएल को। सेल की रेटिंग घटा के सेल से अंडर परफॉर्म से घटा के सेल की थी, और विप्रो पर सेल रेटिंग बरकरार थी उनकी। L&T इन्फोटेक माइंडट्री पर भी उन्होंने एक सेल साइड की रेटिंग रखी थी। उनका ये मानना था कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है एचसीएल और इन्फोसिस की वो थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी और शायद उसका इम्पैक्ट जो है वो टीसीएस के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़े आने वाले समय में। तो इस तरह से एक कॉन्ट्राडिक्ट व्यू बन रहा है, लेकिन हाँ दिग्गजों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल है, ये ज़रूर माना जा सकता है ब्रोकरेज हाउसेस के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सुमित, तो ये रिपोर्ट रखने के लिए। अब हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। आज मिड कैप में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और स्मॉल कैप में तो उससे भी ज़्यादा। एडवांस डिक्लाइन 1:7 का। ये क्या फाइनली ये जो आरबीआई के एक्शन हो रहे हैं इसको लेकर मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है, या वैसे ही आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप ड्यू थे करेक्शन के लिए? अनुज, गुड मॉर्निंग। दोनों अनुज, आई थिंक सेबी ने कंसर्न दिखाया था पीछे स्मॉल और मिड कैप पे फ्रॉड पे। फंड हाउसेस को भी बोला है कि स्ट्रेस टेस्ट करने को। उससे लॉजिकली क्या होता है, फिर आप पोर्टफोलियो रोटेट करते हैं। आप अपनी टेल को जहाँ पे लिक्विडिटी कम है एज अ फंड मैनेजर आप उसको रैशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा कैश लेवल भी रेस करेंगे आप, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट का वो एक पार्ट होगा। दूसरा, आरबीआई ने जो अभी एक्शन लिया और आईपीओ फाइनेंसिंग को लेकर थोड़ा कंसर्न दिखाया है कि कुछ जगह उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि प्राइस डिस्कवरी फेयर नहीं हो रही है, क्योंकि लेवरेज इतना हो रहा है और वो मनी रोटेट हो रहा है फ्रॉम वन आईपीओ टू अनदर। तो आई थिंक इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। और तीसरा, वैल्यूएशन जो हमने चर्चा करी है कुछ समय से, कि जब भी हमने किसी साल स्मॉल कैप इंडेक्स को 60-70% ऊपर जाते देखा है, थोड़ा रैशनलाइजेशन आया है। 2017 के बाद 2018 में भी आया था। ट्रिगर मल्टीपल्स होते हैं, उस टाइम पे ट्रिगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रिकैटेगराइजेशन था सेबी का। इस बार शायद ट्रिगर आरबीआई और सेबी का कंसर्न है। तो मुझे लगता है थोड़ा रैशनलाइजेशन होगा, बट ऐसा नहीं है कि सारा स्टॉक्स खराब है, फ्रॉड इतना ज़्यादा है कि 20-25% करेक्शन आ सकता है। थोड़ा रैशनलाइजेशन हेल्दी भी है मार्केट के, तो थोड़ा रैशनलाइजेशन हेल्दी भी है मार्केट के लिए। अच्छा, जो पर्टिकुलर एनबीएफसीज के ऊपर मूव्स आए हैं जैसे आईआईएफएल या जेएम, क्योंकि ये भी मार्केट के डार्लिंग्स रहे हैं, गुरमीत, इनमें कोई बॉटम फिशिंग करनी है या फिर नहीं, कंप्लीट अवॉइड? अनुज, मुझे लगता है जब भी रेगुलेटरी एक्शन होता है, ये जो एम्बार्गोज लगते हैं, इसमें समय लगता है। आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक में न्यू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के ऊपर एम्बार्गो लगा था और उसको करीबन 8-9 महीने लगे थे, और इनफैक्ट डिजिटल ऑफरिंग्स को तो 1 साल से ज़्यादा लग गया था। फिर उसके बाद हमने देखा है कि कुछ आरबीआई ने कंसर्न दिखाया शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स पे, पेटीएम के एक्शन के पहले। फिर पेटीएम पे एक्शन आया है, फिर उसके बाद गोल्ड फाइनेंसिंग पे आया है, अभी अब आईपीओ फाइनेंसिंग पे आया है। तो रेगुलेटर जहां भी उसको लगता है कि कोई सिस्टम वाइड रिस्क क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस एक हमारा है बैंकिंग सेक्टर का सिस्टमिक रिस्क का, वो हमने डीएचएफएल और आईएलएफएस में देखा हुआ है। तो आई थिंक वहां पे रेगुलेटर प्रोएक्टिव हो रहा है और शुरू में थोड़ा हार्श लगता है।
और अनुज मैं भी बैंकर रहा हूँ, पहले काफ़ी सारे इंटरनल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, आरबीआई अपने ऑब्जर्वेशंस देता है, तो ये सडनली नहीं होता है। ये कॉन्वर्सेशंस रेगुलरली होते हैं, हमें लगता है सडनली क्योंकि सीधा स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट होता है तो थोड़ा सा इमोशनल रिएक्शन आता है, बट लॉन्ग रन में सिस्टम के लिए हेल्दी है। और थोड़ा सा मुझे लगता है बैंक्स को फेवर करेगा मार्केट, क्योंकि बैंक्स में एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, बहुत सारे बैंक्स, लगभग प्राइवेट बैंक्स आपको 2-2.25 की बुक वैल्यू पे हैं, पीएसयू बैंक्स अभी भी 1 की बुक, और हमने देखा आज बैंक निफ्टी काफी ऊपर है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मे बी इट कुड बी बैंक्स वर्सेज एनबीएफसी। दूसरा एक थीसिस थी कि जो एक रेगुलेटरी आर्बिट्राज होता है इसलिए एनबीएफसी ज्यादा अच्छा करेंगी, वो थीसिस भी अब चैलेंज हो रही है, आरबीआई काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है लेंडिंग और केवाईसी नॉर्म्स को लेके, तो शॉर्ट रन में कुछ बार्गेन्स आ सकते हैं, जैसे अच्छी रन एनबीएफसी हैं। बजाज, अब देखिए बजाज को इस डर से कि आईपीओ फाइनेंसिंग की बुक बढ़िया है वो गिर गया है, और आप देखिए पिछले 2 साल में 25% से ऊपर ईपीएस ग्रोथ है और स्टॉक प्राइस 25% डाउन है, तो आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो 50-60% का करेक्शन है। और छोला है, कुछ अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो शायद थोड़ा सा कोलैटरल एवरेज में अभी नीचे जा रही हो, तो थोड़ा सा वैल्यू हंटिंग आप कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक बैंक्स को थोड़ा सा मार्केट फेवर करेगा। जय, आपकी बात बखूबी सुन रहा है बाजार आज शॉर्ट टर्म में, और इनफैक्ट आज पूरा दिन बाजार बैंक्स को फेवर करता हुआ। गुरमीत, 1-2 पॉकेट्स और जहां पे हमें पैसा खूब मिला, गजब मिला, लार्ज कैप में फ्रंट लाइन स्पेस में टाटा मोटर्स। अब इन्होंने 2 कारोबार को अलग करने का, अगर आप देखिए, रोड मैप रख ही दिया है। आप टाटा मोटर्स में अगर पैसा बना के बैठे हैं तो आपका क्या व्यू है यहाँ पर? बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया, थोड़ा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या? स्टॉक्स लाइक M&M, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हालांकि बजाज ऑटो की मैनेजमेंट की टिप्पणी उनके फेयर प्राइस को लेकर बहुत ऊंची है इस वक्त। अभी आपका व्यू क्या बन रहा है गुरमीत यहाँ पर? देखिए, मैं इंक्रीमेंटल एडिशन शायद ना करूं क्योंकि काफ़ी अच्छा रनअप मिला है दोनों में। हमारे पास दोनों स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स और M&M, में कई बार चर्चा भी करी है। और मुझे लगता है अभी टाटा मोटर्स में इन पर्टिकुलर क्या है कि मैनेजमेंट का एक कॉन्फिडेंस है कि पीवी बिजनेस अब सेल्फ सस्टेन कर सकता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जब भी टाटा ग्रुप में कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन लिए हैं, डीमर्जर किया है, पीछे टाटा टेक का आईपीओ किया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और फेयर वैल्यूएशंस का काफ़ी ध्यान रखते हैं। टाटा टेक आईपीओ को काफ़ी अच्छा प्राइस कर सकते थे जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम था, बट उन्होंने 550-600 का बैंड चूज किया। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं। कमर्शियल व्हीकल मुझे लगता है इंडिया एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल में है और टाटा का 40% मार्केट शेयर है, तो मेरे हिसाब से 1/3 वैल्यूएशन के आसपास पे उसका बनता है। मोटा मोटा अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग वैल्यूएशन दे रहे हैं। पीवी में मुझे लगता है ये एक प्रीकर्सर है इलेक्ट्रिक बिजनेस को भी सेपरेट लिस्ट करने का, क्योंकि बहुत सारा पी इन्वेस्टमेंट्स भी है और उनका टाइम बाउंड एग्जिट होगा डिपेंडिंग अपॉन वो किस फ्रेम से आए। और टाटा मोटर्स के पीवी बिजनेस में भी 14% उनका मार्केट शेयर हो गया। ये 4-5% रह गया था जब नैनो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो एसयूवीज में भी अच्छा कर रहे हैं और ईवी में क्लियरली मार्केट लीडर है, ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है और ईवी एडॉप्शन पिकअप करेगा। तो मुझे लगता है पीवी बिजनेस जिसमें जेएलआर है, जेएलआर के आप देखिए मार्जिन 14-15% के आसपास आ गए हैं, 1 लाख यूनिट्स का होलसेल है और पहली बार 5,000 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो जनरेशन हुआ है पिछले क्वार्टर। तो डेट रिडक्शन भी काफी होगा FY25 में, उन्होंने बोला है नेट डेट फ्री, तो मुझे लगता है थोड़ा फाइनेंशियल लेवरेज भी मिलेगा। तो मैं अभी भी कंस्ट्रक्टिव हूँ उस स्पेस को लेके। हम थोड़ा सा 2 व्हीलर में मुझे लगता है रनअप ज्यादा हो गया है, वहाँ हम थोड़ा सा एंसिलरीज में फोकस कर रहे हैं और अभी जो थोड़ा बहुत करेक्शन मिल रहा है, चाहे वो संदार में मिला हो, उनो मिंडा में मिला हो और काफी सारी एंसिलरीज मिला हो, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको ऐड करने की। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस सुबह हमको ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। मार्केट के लिए काफ़ी पेनफुल दिन है आज, भले ही निफ्टी और बैंक निफ्टी वो पेन आपको ना दिखाएं, लेकिन जो आज हमने सुबह डिस्कस किया था कि मिड कैप में आज हो सकता है अच्छी खासी पेन देखने को मिले आपको, और अब मिड कैप इंडेक्स करीब 850 पॉइंट नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब अब 3% नीचे है। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके, और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड तो नहीं है आज की मॉर्निंग बट लेकिन सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मॉर्निंग दी थी कि इस तरीके का मूव आ सकता है। एग्जैक्टली। अब आज के दर्शकों को हम लोग समय से पहले बता देते हैं कि इंडिकेशंस अच्छे नहीं है, एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब है, 1 के सामने 7 से ज़्यादा शेयर कमज़ोर है। तो खैर देखते हैं क्या होता है, क्या तस्वीर बनती है। सवाल जवाब का सिलसिला लेंगे लेकिन हेडलाइंस उससे पहले।